Acha bache, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss about the numericals of chapter number 3. But before that, we are going to recall our last point that we discussed in the last video. That was the ending point of your chapter, and that was related to under or over applied manufacturing overhead. Fine. So we discussed that there will be a predetermined rate let's suppose we expected $2 per direct labor hours. Fine. And actual direct labor hours are 1000. So what should be the manufacturing overhead? It should be $2 multiply $1000 will be equivalent to $2000. Manufacturing overhead should be $2000, but actual manufacturing overhead that was estimated, actual manufacturing overhead is 1800. So they are asking that was your manufacturing overhead over applied or under applied? Definitely it is over applied. Actual manufacturing overhead is only 1800, but as per our prediction, as per our estimation, it should be $2000. तो अब हम बात ये करते हैं कि सर वी हैव completed all the things related to कैलकुलेशंस. हमने अपना सारा स्केड्यूल बनाया हुआ है. हमने जैसे कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने कौन सा स्केड्यूल पढ़ा था? अपना कॉस्ट ऑफ गुड sold, sorry, cost of good manufactured and cost of good सोल्ड स्केड्यूल, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था. तो क्या सर अब हम जब एक्चुअल हमारे पास आएगा तो हम अपनी पूरी जो एस्टिमेशन है या पूरी जो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट दोबारा से बनाएंगे? नो. यहाँ पे यू हैव टू एडजस्ट योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड. आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एडजस्ट करना है. अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है? लेट्स सपोज whatever will be your answer, हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का आंसर आपका 2,13,000 आता है. बट आफ्टर द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विद द एस्टिमेटेड ओवरहेड, अब आपको इन दोनों से आइडिया क्या हो रहा है कि सर वो जो 2000 है उसमें 200 हमारा ओवर अप्लाइड है, यानी हमने ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया जबकि असल में सिर्फ 1800 का खर्चा है. तो जब आपकी कंप्लीट हो जाए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, एट द एंड जो ये आंसर आपका आएगा ना 2,13,000, इसमें से आपने वो जो ज़्यादा एस्टिमेट किया हुआ है उसे कम कर देंगे. $200 आप माइनस कर देंगे, आपका असल आंसर आएगा 2,12,900. इस बात को दोबारा एलेबरेट कर लेता हूँ ताकि बच्चों को सही तरीके से समझ आ जाए. हमें प्री डिटर्मिंड रेट निकालने का आ गया तरीका. प्री डिटर्मिंड रेट को हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड, यानी एस्टिमेशन करते हैं विदाउट स्टार्टिंग द एक्चुअल एक्टिविटी. अभी तक हमने कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, हमने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने बस ये किया कि एक आइडिया लगा लिया, प्रिडिक्शन कर ली कि व्हाट विल बी योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड
पर डॉलर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो हमने इसलिए हमारी ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपकी बेसिस हैं वो 3 होती हैं, यूनिट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकते हैं और मशीन आवर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर आवर और मशीन आवर्स, इन तीनों की बेसिस के ऊपर आपने प्री डिटर्मिन रेट फाइंड आउट कर लिया। इट वाज $2 पर डायरेक्ट लेबर आवर एंड एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स आर लेट्स सपोज 1000 आवर्स। So what will be your estimated manufacturing overhead? It will be $2 multiply 1000 direct labor hours. So the total amount should be $2000। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल ये सॉरी एस्टिमेटेड अमाउंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, यू स्टार्टेड द एक्टिविटी, लेकिन आपके पास एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हुआ, सब कुछ होने के बाद 1800 आ गया। यू गॉट द आइडिया कि सर हमने 2000 एक्सपेक्ट किया था बट एक्चुअली 1800 है, हमारी एक्सपेक्टेशन 200 ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ठीक है, अब आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आपने क्या किया हुआ है, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बना रखी है अपने एक आइडिया क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वहाँ पे जब आपका एंड में आंसर आया वो आया 2,13,000 सपोज करें। अब ये 2,13,000 में 200 ओवर अप्लाइड है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये 200 माइनस कर देना है, तो आपके पास ये एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। ये तो किसकी एक्टिविटी थी, ओवर अप्लाइड की। यानी आपने ये देखना है कि ओवर अप्लाइड में आपने क्या किया, माइनस किया, ज़्यादा था उसे वापस कर दिया कम, तो माइनस कर दिया। लेट सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन आपने एस्टिमेटेड 2000 किया है बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है डेट वाज 2200। So it means you expected 2000, actual manufacturing overhead is 2200, so there will be under applied manufacturing overhead। जब अंडर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात करते हैं, यानी आपने 2000 सपोज किया, एक्चुअली 2200 हो गया। अब आप ये कहेंगे कि सर हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 2200 अंडर अप्लाइड थी, हमने सिर्फ 2,000 सोचा था, असल खर्चा 2200 रुपये का हो गया, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो अंडर अप्लाइड थी। तो वो जो 200 की अंडर अप्लाइड है उसको आपने क्या करना है, जब आपने सारी ये स्टेटमेंट बना लेनी है, वही आपका आंसर 2,13,000 आ रहा है। ओवर अप्लाइड में माइनस किया था, अंडर अप्लाइड में प्लस करेंगे वही 200, तो अब आपका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, 2,13,200। फाइन। अच्छा, ये हमारी एडजस्टमेंट की एक्टिविटी हो गई। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो 3-1 एक्सरसाइज 3-1 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में दे आर आस्किंग कि विच मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग वुड बी मोर अप्रोप्रिएट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर आपको ये काम करना चाहिए तो आपने प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रोडक्ट कॉस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, या जॉब ऑर्डर कॉस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। दोनों तीनों में एलेब्रेशन मैं बता देता हूँ। वो चीज़ जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगी वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। वो चीज़ जो किसी ख़ास, यानी कंप्यूटर बनाना है ना, तो वो हर बंदे की रैम, रोम, कंप्यूटर की वो स्पेस वगैरह ये अलहदा हो गया, तो वो जॉब के हिसाब से आपकी कॉस्ट बनेगी। कि जितना क्या कहना चाहिए कि जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस आप कंप्यूटर रखेंगे, पैसे उतने ज़्यादा देने पड़ेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में है कि यू आर नॉट गोइंग टू बाउंड यूर सेल्फ फ्रॉम द अब यू आर नॉट गोइंग टू बाउंड यूर सेल्फ बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर। आपने एक जैसी प्रोडक्ट बनाई है, जिसने लेनी है वो उसी हिसाब से ले ले। ठीक हो गया। यानी आपने एक जैसी गाड़ियाँ बनानी है, सारी मेहरान या सारी करोला और सारी सिटी और सारी सिविक एक जैसी शक्ल की। अब जिसने वो लेनी है वो ले ले। आपने प्रोडक्ट कस्टमर से नहीं पूछा कि सर आपको गाड़ी में क्या चाहिए, या आपने ऐसा ही किया कि सेम जो है ना लेवल की चीज़ बना दिया सबके लिए। अब आप के लिए ये रिक्वायर नहीं है कि इस बंदे को इतनी, इस बंदे की ये रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट के अंदर, इस बंदे की, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग होगी। उसने देखें
हेल्मर ग्लू फैक्ट्री में क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ग्लू बन रही है बस। वो किसी ने ये नहीं कहेगा कि सर मुझे रेड ग्लू बना के दें, मुझे ब्लू ब्लू ग्लू बना के दें। ग्लू फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, तो ये क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट बुक पब्लिशर सच एस मैकग्रा। अब वो टेक्स्ट बुक पब्लिशर वो जॉब ऑर्डर कॉस्ट है, वो जो पब्लिशिंग कंपनी होगी वो सारी फिज़िक्स की बुक नहीं बनाएगी या सारी अकाउंटिंग की बुक नहीं बनाएगी, वो मैनेजमेंट की भी बनाएगी, वो कंप्यूटर की भी बनाएगी, वो केमिस्ट्री की भी बना देगी, वो हिस्ट्री की भी बुक बना देगी, वो जो है ना पैलेंटोलॉजी की बुक भी बना देगी। तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, तमाम बुक्स वो एक जैसी नहीं बनाएंगे। ठीक है। एन एक्सॉन ऑयल रिफाइनरी के अंदर क्या है, अब यहाँ पे वी मे से इट इज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है। लेकिन आपने जहन में अभी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं रखनी, आपने जहन में यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग ही रखनी है, यानी जो ऑयल बन रहा है वो एक जैसा बन रहा है। तमाम लोग अब ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना कि जी कौन किस किस्म का ऑयल लेगा, नहीं, जिसको जिस किस्म का भी ऑयल चाहिए वो आके ले मतलब जिसको जो मर्ज़ी रिक्वायर करे। हमारी प्रोडक्शन किस चीज़ की है, ऑयल की है, तो हम सारी प्रोडक्शन ऑयल के हिसाब से करके देते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके ये प्रोडक्ट कह लें लेकिन है ये प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है। द फैक्ट्री डेट मेक्स माइन्यूट मेड फ्रोज़न ऑरेंज जूस। अब सिर्फ ऑरेंज जूस बनाती है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग आ रही है। स्कॉट पेपर मिल पेपर बना रही है, सिर्फ पेपर बना रही है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग आ रही है। अ कस्टम होम बिल्डर, यानी जो कस्टमर की होम की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से घर बना के दे देते हैं। कस्टम होम बिल्डर्स जो है ना वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। जो जॉब उन्हें कहेंगे 4 कमरों वाला घर बना दें, वो 10 कमरों वाला घर बना दें, 20 कमरों वाला बना दें, तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। शॉप डेट कस्टमाइज वैन, एक शॉप जो वैन्स को कस्टमाइज करती है। कस्टमाइजेशन व्हेन एवर द कस्टमाइजेशन विल कम इट विल बी job order costing, because you have to depend on the customer's requirement in your in their product। तो कस्टमाइजेशन पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आ गई। द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, एक स्पेशलिटी केमिकल कोई है उसका कस्टमर है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई। एंड ऑटो रिपेयर शॉप के अंदर क्या आ गई, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आ गई। क्योंकि जो है ना वो ऑटो में सिर्फ जो है ना इंजन में ख़राबी सिर्फ नहीं होगी, या सिर्फ और सिर्फ उसमें बैटरी का मसला नहीं हुआ करेगा, वो 50,000 ख़राबियाँ हो सकती हैं। तो वो उसी हिसाब से रिपेयरमेंट एक्टिविटी करते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब ऑर्डर का काम है। ठीक है। फायरस्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक सिर्फ फायरस्टोन से रिलेटेड टायर बनाते हैं, वो सिर्फ वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। वो ये नहीं कहेंगे कि सर हम फास्ट मूविंग टायर्स बना रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं सिर्फ फायर से रिलेटेड जो है ना हम टायर बना रहे हैं, अब एक जैसी प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग। एडवर्टाइजिंग कंपनी सिर्फ वो टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, दे मे एडवर्टाइज द डिटर्जेंट एज वेल, दे मे एडवर्टाइज द शैम्पूज एज वेल। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वो मोस्टली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करती है, उन्हें जो जॉब कही जाती है वो उस हिसाब से काम करती रहती है। लॉ ऑफिस, एक जो लॉ ऑफिस है उसमें सिर्फ एक किस्म के मामला नहीं चल रहे होते, वहाँ पे मतलब रॉबरी से रिलेटेड भी हो रहे होते हैं, वहाँ पे किसी की मतलब कत्ल से रिलेटेड मामला हो रहे होते हैं, लीगल राइट से रिलेटेड मामला हो रहे हैं, तो वो भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। ठीक है। तो डेट इज़ बेसिकली द एलेब्रेशन of your the difference, that is basically the elaboration of the difference between job order costing and process costing। ठीक है। उसके बाद 3-2 आपने नहीं करना, एक्सरसाइज 3-2 हम स्किप करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड एक्सरसाइज 3.3। ठीक हो गया। अब 3.3 में आप ये देखें कि हारिस फैब्रिक्स कंप्यूट इट्स प्री डिटर्मिंड ओवरहेड रेट एनुअली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। अब उन्होंने बेसिस, आपको बेस क्या बता दिया, डायरेक्ट लेबर आर बता दिया। हमने क्या बेसिस पढ़ी हैं, यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर आर और मशीन आर। ये मोस्टली प्री डिटर्मिंड रेट निकालते वक्त ये 3 बेसिस यूज़ होती हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा है, डायरेक्ट लेबर आर यूज़ हुई। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड बी 1,34,000। estimated a predetermined rate is equal to estimated, 1,34,000 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 is equal to esti
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड divided by, and the total direct labor hour would be 20,000. Estimated direct labor hours. Estimated direct labor hours. Estimated direct labor hours उन्होंने कितने बताए हैं? 20,000. तो अब उन्होंने हमसे ये फिर उन्होंने आगे एक और बात दी है जो कंफ्यूज करेगी बच्चों को। वो ये कहते हैं कि its actual total manufacturing overhead for the year is 1,23,900 and actual direct labor hour is 21,000. Sir, why they have given us the actual data? To confuse you. अब प्री डिटरमिन का मतलब है, प्री मतलब पहले से जो आपने निकाला हो ना, उसे प्री डिटरमिन कहते हैं, पहले से डिटरमिन कर लिया गया। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डैट चाहे एक्चुअल डाटा दिया हो, जब वो आपसे प्री डिटरमिन लेंगे तब हम एस्टिमेशन के ऊपर ही जाएंगे। हम एक्चुअल डाटा कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे जब हम प्री डिटरमिन रेट मांगेंगे, यानी जो एक्चुअल से पहले की एक्टिविटी। एक्चुअल चाहे उन्होंने दिया हो, उन्होंने इस क्वेश्चन में भी आपको एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिए हैं और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दी है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी दी है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब आप उसे टैकल कैसे करेंगे? आपने दोनों चीज़ें देखने के बाद आपने सिर्फ एस्टिमेटेड डाटा लेना है। अब उन्होंने एस्टिमेटेड डाटा क्या दिया हुआ है? 1,34,000 एंड 20,000। 1,34,000 और 20,000, इसे डिवाइड करें, इट विल बी $6.70 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। ये हमारा 3-2 कंप्लीट हो गया, सॉरी 3.3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहते हैं 3.4 पे आ जाएं। उन्होंने कहा है कि आपके पास ये कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, यू हैव टू पास द ट्रांजैक्शन। अब मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, फिर आप क्वेश्चन के अंदर डाटा उसी हिसाब से ढूंढने लग जाते हैं जो कि रिक्वायर होता है। अब उन्होंने सिर्फ ट्रांजेक्शन्स का कहा है, ये ट्रांजेक्शन्स कम्प्लीटेड दिस ईयर, ये बेसिकली ये सारी हैं। 80,000 इन रॉ मटेरियल वर परचेज ऑन अकाउंट। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल इज एन एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, इट विल बी इन द डेबिट साइड, और परचेज किया है ऑन अकाउंट। अगर यहाँ पे कैश होता तो कैश हमारा एसेट है, कम होता क्रेडिट साइड पे चला जाता, लेकिन जबकि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, यानी हमने उधार पे चीज़ उठाई है, तो उधार पे बढ़ने से लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। तो आपने सिर्फ एंट्री पास करनी है। एक्सरसाइज 3.4 ए पार्ट, रॉ मटेरियल डेबिट account payable credit with the same $18,000। ठीक हो गया, ये हमारी पहली सॉरी $80,000। ठीक हो गया। उसके बाद है 71,000 इन रॉ मटेरियल वर रेक्विजिशन फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। आपने 71,000 का रॉ मटेरियल रेक्विजिशन किया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से रिकॉल करा रहा हूँ, रेक्विजिशन क्या होती है? यानी हमारा जो स्टोर रूम है या जो स्टोर रूम है, वहाँ से जब वर्क इन प्रोसेस के लिए मटेरियल लाना होता है, तो यहाँ का वर्क इन प्रोसेस का सुपरवाइज़र एक फॉर्म लिख के देता है, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म। सुपरवाइज़र वो कोई भी लेबर उठा के जाती है स्टोर रूम में कि सर मुझे इतने की ये वाली चीज़ उठा के दे दें, फॉर्म वो स्टोर कीपर अपने पास रख देता है और चीज़ उठा के यहाँ पे भेज देता है। तो रिक्विजिशन, उन्होंने जो रॉ मटेरियल रिक्विजिशन किया है उसमें 71,000 के ऑफ दिस अमाउंट 62,000 वॉज द डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो आपकी प्रोडक्ट में यूज़ हुआ है, और उसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग प्रोसेस में कहते हैं। एंड द रिमाइंडर, बाकी कितना रिमेन रह जाएगा? 71,000 में से 62,000 आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड है, तो बाकी आपके पास रह जाएगा 9,000। 9,000 आपके पास किस चीज़ का रह जाएगा? फैक्ट्री का रह जाएगा। और जब फैक्ट्री के लिए बाकी चीज़ रह जाएगी, इनडायरेक्ट रह जाएगा, वो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। तो हमने उसकी एंट्री पास करनी है। तो बी में हमारा क्या होगा?
वर्क इन प्रोसेस मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड। 71,000 का मटेरियल एक्विजिशन किया, इसमें 62,000 डायरेक्ट है, यानी बाकी क्या बच गया इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट किसका पार्ट बनता है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो अगर हम देखा जाए तो 71,000 में से बाकी कितने रह गए, 9,000 हमारे इनडायरेक्ट का पार्ट रह गया। $62,000 हमारा डायरेक्ट आ गया एंड 9,000 हमारा इनडायरेक्ट आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रॉ मटेरियल क्रेडिट, क्योंकि हमने वहाँ से स्टोर रूम से उठा लिया, वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो गया, कम हो गया होगा। व्हेन एवर योर रॉ मटेरियल विल डिक्रीज इट विल बी इन द क्रेडिट साइड। ठीक हो गया। थर्ड एंट्री पे आ जाए। उन्होंने कहा कि टोटल वेजेस, लेबर वेजेस 1,12,000 वर इनकर्ड, ऑफ दिस अमाउंट 101 वॉज डायरेक्ट लेबर एंड रिमाइंडर इज इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब है फैक्ट्री, और फैक्ट्री के रिलेटेड हम क्या बात करते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट बनता है। तो 1,12,000, अब उन्होंने यहाँ पे कहीं पे नहीं किया कि वी हैव पेड दैट अमाउंट, बस उन्होंने एक एस्टिमेशन कर रहे हैं कि इनकर्ड इतना हो चुका है 1,12,000, जिसमें से 101,000 हमारा क्या आ गया डायरेक्ट लेबर, यानी जो हमारा वर्किंग प्रोसेस लेबर हो गया, और बाकी अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट with 101,000 and remaining is your factory overhead with the amount 11,000। तो हमारा जो है ना वेजेस एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट विद 1,12,000। ठीक हो गया। इसके बाद देखें एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 1,75,000 वॉज इनकर्ड। अब आपने यहाँ पे देखना है कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपके अप्लाई हुए हैं फैक्ट्री के अंदर वो कितने के हैं, 1,75,000 के। अब यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है कि जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे होंगे वो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $1,75,000 डेबिट, और वेरियस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट विद सेम $1,75,000। ठीक हो गया। दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ योर चैप्टर, दैट एंड ऑफ एक्सरसाइज 3-4। अब हम आते हैं 3-5 के ऊपर। अब 3-5 में एक चीज़ आपको हमने अब कैलकुलेट करनी है, एक्सरसाइज 3-5। यहाँ पे ना कुछ एक्सरसाइजेस के अंदर एक वर्ड आएगा वुड हैव अप्लाइड, या वुड हैव, हाँ वुड हैव बीन अप्लाइड। जहाँ जहाँ आपको ये स्टेटमेंट नज़र आए ना वुड हैव बीन अप्लाइड, व्हाट शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दैट वुड हैव बीन अप्लाइड, उसका मतलब ये है कि हमारा अगर प्री डिटर्मिन्ड रेट दिया हुआ है और हमें एक्चुअल बता दिए जाएं यूनिट्स या डायरेक्ट लेबर आवर्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बनना चाहिए था वुड हैव बीन अप्लाइड वो क्या है। तो इसमें आपने एक बात जहन में रखनी है कि यहाँ का लेना है प्री डिटर्मिन्ड रेट और यहाँ का लेना है एक्चुअल एक्टिविटी। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग ओवर आएगा। ये एक्चुअल नहीं होगा, ये होगा कि एक्चुअल होना चाहिए था पर नहीं हुआ। इनका कंपैरिजन फिर हम करते हैं एक्चुअल के साथ, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो अंडर अप्लाइड था
या ओवर अप्लाइड था। दोबारा बात समझ लें, इन्होंने अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लूथन कंपनी यूजेज अ प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट ऑफ 23.40, यानी ये हमारा प्री डिटर्मिन्ड रेट निकला है। दिस प्री डिटर्मिन्ड रेट वॉज बेस्ड, ये चीज़ ऐसी है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए इसकी कोई वुकत नहीं है, या वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट थिंग, बट लेकिन उन्होंने कहा कि ये 23.40 कैसे निकला था, ये 23.40 कैसे निकला था, जब आपने एस्टिमेटेड 2,57,400 को डिवाइड किया था 11,000 पे। जब आपने इसको इस पे डिवाइड किया ना, तो आपके पास जो आंसर आया डेट वॉज 23.40। अब ये हमने कर लिया, ये हमारा प्री डिटर्मिन्ड रेट है, ठीक है। उन्होंने कहा प्री डिटर्मिन्ड रेट वॉज दिस वन डेट वॉज बेस्ड ऑन 11,000 एस्टिमेटेड यानी एस्टिमेशन ये थी कि इतने हज़ार डायरेक्ट लेबर आज इस्तेमाल होगी और इतनी कॉस्ट होगी, लेकिन द कंपनी इनकर्ड एक्चुअल टोटल मैन्युफैक्चरिंग overhead cost of 2,49,000 एंड 10,800 टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब उन्होंने एक्चुअल जो आवर्स बताया ना, ये हैं कि हम इस रेट को इससे करें तो हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पता चलेगा। एक्चुअल वो नहीं होगा, वो हमारी एस्टिमेशन होगी, एक्चुअल उन्होंने हमें दे दिया। जब हमारा इन दोनों का कंपैरिजन या मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा ना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि लगना चाहिए था, उसको जब हम इस एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे वी विल गेट एन आइडिया कि दिस वन वाज अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड, या सॉरी हमारी एस्टिमेशन है वाज अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड। नहीं समझ आई, दोबारा समझ लें। हमारा जो ये 23.40 आया है, ये हमने कह दिया कि सर जब भी डायरेक्ट लेबर डॉलर पर डायरेक्ट लेबर आर, ठीक है। अब एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आज जो है ना, वो उन्होंने बताया 10,800 डायरेक्ट लेबर आज, ठीक हो गया। ये आपका पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है और इतने आपके डायरेक्ट लेबर आज हो गए। इन दोनों को जब यू विल मल्टीप्लाई तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 23,000 2,52,720 इतना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वुड हैव बीन अप्लाइड, यानी इतना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होना चाहिए था। एक्चुअल कितना हुआ है, एक्चुअल उन्होंने बताया 2,49,000। ये मैं आपको सिर्फ अब ये आगे की हमारी अब बात मैं आपको कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस जगह पे उन्होंने कहा कितना अप्लाई होना चाहिए था, तो इट शुड बी 2,52,720, क्योंकि आपके पास प्री डिटर्मिन रेट मौजूद है, आपके पास क्या नाम है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आज मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2,52,720 वॉज योर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दैट वुड हैव बीन अप्लाइड। एक्चुअल कितना आया, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है कि आगे मैं आपको वैसे एक बात समझा रहा हूँ कि एक्चुअल कितना आया 2,49,000। हमारी जो 2,52,000 वो एक्चुअल के कंपैरिजन में अंडर अप्लाइड है ओवर अप्लाइड है, डेफिनेटली वो ओवर अप्लाइड है। हमारी वो असल में 249 का खर्चा हुआ है, जबकि आपने एक्सपेक्टेशन कितनी की थी 2,52,000 की, तो ये आपका ओवर अप्लाइड है। कितनी अमाउंट के साथ ओवर अप्लाइड है, विद एन अमाउंट ऑफ 3,720। 49 एंड 52,049 निकाल दें इस टोटल अमाउंट में से, 49 निकाल दें, बाकी 3,0720 डेट वॉज योर ओवर अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक हो गया। सो डेट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3-5. Inshallah, we will discuss 3-6 in the next video. That is an important one as well. Thank you so much. Allah Hafiz.